हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा। साथ ही मैं पूर्ण वर्ग संख्याओं को समझने के लिए कुछ आसान से नियम आपको बताने जा रहा हूं और इनको हम बहुत ही सरलता से समझेंगे और आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जब भी हम वर्ग की बात करते हैं तो दो बातें हमारे समझ में आती है। पहला तो ये कि किसी भी संख्या का घातांक अगर 2 है, अर्थात किसी संख्या को हम 2 बार गुणा कर रहे हैं, जैसे x को x से, y को y से, या 4 का वर्ग अगर हम कह रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम 4 को 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 चक्कू 16। इसका अर्थ ये हो गया कि 4 का जो स्क्वायर हो गया वो 16 हो गया। तो ये सब हम जानते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारे दिमाग में जो फिगर आता है जब हम वर्ग की बात करते हैं, तो एक स्क्वायर शेप जो है वो आता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ऐसा चतुर्भुज, और एक कोण 90 अंश है। इस वर्ग से हम भली भांति परिचित हैं। तो इसी को मैं थोड़ा आगे को बढ़ा रहा हूँ आपको। अगर यदि हम एक और वर्ग ले लें तो देखो, ये दो अगर इकाई वर्ग लिए हैं और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये एक आयत बनाएंगे। तो ये रेक्टेंगल बना आपका। ऐसे ही अगर हम 3 मिला दें और फिर 4 मिला दें तो देखो, जब मैंने सेम साइज के 4 जो वर्ग हैं वो मिलाए तो फिर से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर शेप मिल गया। इसका अर्थ ये हो गया, अगर हम 2 के गुणज देखें तो देखो 2 टू जा 4, जो 2 का जो मल्टीपल 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही अगर हम 3 के लिए ले लें, ठीक, तो 3 के मल्टीपल 3 टू जा 6 लिए हमने, तो जब 6 लिए तो फिर से रेक्टेंगल हो गया। तो आप देखो, ये जो चित्र है इसको अगर आप देखें तो इसमें अभी भी जो है तीन स्क्वायर के लिए जगह खाली है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 3 3 जा 9, तो जब हमने 9 स्क्वायर लिए हैं तो फिर से जो है आपका ये एक पूर्ण वर्ग बन गया है, यानी कि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये फिगर के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। या पहले हमने 1 और 3 लिए और जब 1 और 3 स्क्वायर जोड़े यानी कि 4, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 4 1 3 और 5 अगर हमने लिए हैं तो देखिए, इनको जोड़ेंगे तो ये 9 हो गए। 5 3 8 1 9 जोड़ करके देख लेंगे तो 9 आपका 3 का जो है वर्ग हो गया। इस प्रकार से हम जब विषम संख्याओं को 1 से शुरू करके जोड़ रहे हैं, देखिए 1 3 5 और 7, ये 4 जो अंक हमने जोड़े हैं तो ये 4 का वर्ग यानी कि 16 निकला। जोड़ के देख लीजिए, 7 5 12 और 12 3 15 और 1 16, तो ये जो 16 आया है ये 4 का वर्ग है। ऐसे ही 5 अगर पद जोड़ दें हम, 1 3 5 7 और 9, ये 5 है, इनको जोड़ेंगे तो ये 25 हुआ, यानी कि 5 का वर्ग। इसका अर्थ ये है कि अगर 1 से प्रारंभ हम करें और n विषम संख्याओं को जोड़ दें तो उनका योगफल जो है वो n स्क्वायर हमें प्राप्त होगा और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम 1 से लेकर के n तक की जो विषम संख्याएं हैं उनके क्रमांगत योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं उनको। कुछ ये अन्य प्रतिरूप हैं, याद करने के बजाय ये ऐसे ही दिमाग में आपके फिट हो जाएंगे क्योंकि ये देखने में बड़े रोचक है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 11 है, 1 1, यानी कि 1 1 की 2 डिजिट है यहाँ पर नंबर हुए, तो 1 2 तक आगे बढ़े हम और फिर रिवर्स हमने 1 किया। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 है तो 3 डिजिट है हमारे पास, तो 1 2 3, 3 तक बढ़े और फिर 2 और 1। ऐसे ही यहाँ पर 4 हमारे पास 1 है तो 4 तक हम आगे बढ़ेंगे और फिर रिवर्स नंबर लिखेंगे। तो ये याद करना बहुत आसान है। ऐसे ही जिनकी इकाई में 5 होता है जिन संख्याओं का, तो 5 का वर्ग 25, और इसकी इकाई में 2 है तो 2 के बाद 3 आता है, तो 2 तिया 6, तो 625 इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 35 के लिए देखें तो इकाई में 5 है, 5 में 25, 3 के बाद 4 आता था, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 1225। इसी प्रकार जो है कुछ और अन्य प्रतिरूप है, तो ये फिगर के रूप में हमारे दिमाग पे छप जाते हैं, तो ये याद रखने आसान होते हैं। अब हम किसी बड़ी संख्या का अगर वर्ग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। मान लो मैं 24 का वर्ग अगर निकाल रहा हूँ तो हम 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो इसके बजाय हम बड़ी आसानी से इसको समझेंगे। सबसे पहले आप इकाई का अंक देखें, 4 है, तो 4 का वर्ग 16 हो गया, ठीक। और दहाई में 2 है, 2 का वर्ग 4 हो गया। और बीच में हम इन 3 अंकों को 2, 4 और 2, जो स्क्वायर का 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नहीं कि आप 24 2 जा कर देंगे, आपने नंबर को नहीं बल्कि जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये इस ढंग से लिखना है। और देखिए, जब आपने इकाई में 4 का वर्ग किया तो 16 हुआ, 16 का 6 आपने लिखा, 1 आपके पास कैरी रह गया। यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का 16 आ गया, 16 और 1 17 का 7, और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। इस प्रकार से हम इस ढंग से लिखेंगे, ये 6 हो गया, 1 कैरी यहाँ आया, ये 17 का 7, और फिर ये 1 यहाँ कैरी, तो 4 + 1 5। तो इसी ढंग से हम एक दूसरे उदाहरण को भी देख लें। 123 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक। और ये जो बाकी की 2 डिजिट हैं इनको हम दहाई मान लेंगे, तो टेंस मानते हुए इनको 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 का 2 हो गया, और 7 आपके पास शेष रह गया, और 12 12 की 144, और 7 151। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 का, इतना हमने स्क्वायर निकाला। तो इस ढंग से हम बड़ी आसानी से संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इकाई का वर्ग करना है, फिर जो जमा बचेगा जो लिख इस प्रकार से आसानी से हम किन्हीं भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पर हम 625 का वर्गमूल अगर ज्ञात कर रहे हैं तो ये आपका करणी चिन्ह या वर्गमूल का चिन्ह है। इसका अर्थ है कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 625 उसको ज्ञात करेंगे। इस ढंग से आपने 625 को लिखा और इसके गुणनखंड करेंगे आप, तो वंश में इसके 5 है तो 5 से जरूर डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कीजिए आप, तो 5 1 जा 5, और 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 रहा, 2 3 12 हुआ, तो 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। जैसे आप भाग देते हैं उसी प्रकार से आप इसको हल करेंगे। 125 फिर से 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 25 पंजे 125, फिर 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। इस प्रकार जो है हमारे पास 625 के ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 1 × 5 × 5 × 5 × 5। तो अब हमने क्या करना है, 5 5 के हम जो है, या जो भी अंक हमारे पास गुणनखंड आते हैं उनके हम जोड़े बनाएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण में 5 5 के 2 जोड़े हमें प्राप्त हुए, तो इसका अर्थ है कि पहले जोड़े का हमने 5 उतारा, दूसरे जोड़े का भी 5, तो 5 5 जा 25, ठीक है, 25 1 जा 25। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो 625 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, का जो हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ वो है 25। यहाँ पर एक और उदाहरण देखेंगे आप, रूट 654। अब इसके गुणनखंड कीजिए, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14। फिर 3 से डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3 0, और 3 9 जा 27, ठीक है। और 109 के गुणनखंड नहीं होते, तो इसका अर्थ ये हो गया हमारे पास 1 × 2 × 3 × 109 इस नंबर के गुणनखंड हो गए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जोड़े बन नहीं रहे, इसका अर्थ ये हो गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जो है 654 का गुणनखंड ज्ञात नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमें और आगे जानने की जरूरत पड़ेगी, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो किसी संख्या को पूर्ण वर्ग देखने से ज़्यादा आसान है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है ये पता करना। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है तो उनको हम अलग रख सकते हैं, और शेष को हम इन जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ इनके आधार पे आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सबसे विश्वसनीय जो विधि है वो अभी तक भाग विधि ही है। तो इन नियमों के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो ही हो, लेकिन जो ये नियम मैं बताने जा रहा हूँ इससे एक बात आपको क्लियर हो जाएगी
कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, और जो हैं तो वो हो सकती हैं, तो संभावना हमारे पास रह जाएंगी। अगर किसी भी संख्या की इकाई में 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, आप 2 से लेकर के अगर 24 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग कर दें तो लगभग आपको सारी संख्याएं जो इकाई की हैं पता चल जाएगा कि 2, 3, 7 और 8 उसमें है ही नहीं। तो इसका अर्थ यह होगा कि अगर इकाई में 2, 3, 7 और 8 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, तो ये संख्याएं तो आप वैसे ही छोड़ देंगे। और जो अन्य संख्याएं जिनमें 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। देखिए हो सकती हैं कह रहा हूं मैं अभी, हैं तो आगे हम इनको उदाहरण से समझेंगे, पहले इन नियमों को समझ लें। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7, 9 हो तो वो पूर्ण संख्या हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि 2, 3, 5 और 8 अगर हुआ तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7 और 9 हो तो वो पूर्ण वर्ग होंगी, ये भी आप याद रखेंगे। किसी संख्या के अंत में अगर विषम संख्या में शून्य है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। भाई अगर 10 का वर्ग कर रहे हैं हम तो 100 होता है, यानी कि 2 शून्य है। इसका अर्थ यह होगा कि 2 शून्य अगर वर्ग में है तो वर्गमूल में 1 शून्य होगा। तो वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं वही संख्याएं होंगी जिनमें सम संख्या में शून्य। इसके अलावा इकाई में अगर 0 है, 1, 4 और 9 है और उसके लिए दहाई में अगर सम संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। जबकि अगर इकाई में 6 है और दहाई में विषम संख्या है तो वो भी आप पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बजाय इसको याद रखने के आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, अगर 6 है इकाई में तो दहाई में विषम संख्या ही होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। और अगर इकाई में 5 है तो दहाई में केवल 2 होने पर ही, 2 का अंक होने पर ही वो पूर्ण वर्ग होगा। तो 6 और 5 अगर आप याद रखेंगे तो बाकी 0, 1, 4 और 9 आपको स्वतः ही याद हो जाएगा कि 0, 1, 4 और 9 के बाद दहाई में अगर सम संख्या है तो तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो ये कुछ नियम है। अब इनको हम कुछ उदाहरणों को के द्वारा समझेंगे, इन उदाहरणों पर हम अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये नियम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो पहली संख्या अगर आप देखें तो ये है 2,34,565। तो जो ये नंबर है, देखिए इसके इकाई में 5 है, तो अगर हम पहले नियम में देखें कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए, तो 5 तो है, लेकिन दहाई में 6 है और 5 के लिए जो है दहाई में 2 होना जरूरी है। 2 का अंक होता तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो ये तो यहीं पर सॉल्व हो गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मैंने कहा ना, नहीं है का पता हम जल्दी लगा सकते हैं। अब अगले नंबर पे चलते हैं, 1296। देखिए वंश में 6 है तो इकाई में 6 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दहाई में विषम संख्या है तब भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अंकों का योग 1, 4, 7 और 9 हो तो देखते हैं, 9 और 6 15, 15 2 17, 1 18 और 18 के जो 2 अंक हैं 8 और 1 9 जोड़ करके आया तो 9 है। इसका अर्थ ये तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ऐसे ही इस एक तीसरे उदाहरण को देखो, इकाई में 9 है तो हो सकता है, क्योंकि हमने कहा कि इकाई में 9 होने पर पूर्ण वर्ग होगा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। दहाई में 8 है, सम संख्या भी है, ठीक, तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अभी हो सकती है कह रहा हूं मैं, फिर से जोड़ेंगे। देखिए 9, 8, 17, 17 6 23, 23 3 26 और 1 27 और 27 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 7 9। तो ये तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, हो सकती है इसीलिए कह रहा हूं मैं अभी, ठीक है, जब तक हमने इसको ज्ञात नहीं किया भाग विधि से। अब यहाँ पर देखिए 3 0 है इसमें, तो ये विषम संख्या में तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो नहीं होने का तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को आजमाएंगे। जैसे इसके इकाई में 5 है, दहाई में 2 है, तो हो सकता है ये हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या। तो इन नियमों के आधार पर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने कुछ यहाँ पर उदाहरण करके देखे थे, तो ऐसे ही इनको भी आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या नहीं है। तो इन नियमों को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से समझ जाएंगे।
इसी प्रकार वर्गमूल ज्ञात करने की एक और विधि आपके पास है विषम संख्याओं को क्रमशः घटाने से, क्योंकि हमको पता है कि विषम संख्याओं के क्रमांगत योग से ही हमें पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर 169 का हम रूट निकाल रहे हैं तो 169 में हम क्रमशः जो है विषम संख्याओं को घटाते रहेंगे। जैसे यहाँ 1 घटाया तो 168 आया, फिर 3 घटाया 165 आया, फिर 165 में 5 घटाया 160 आया। इस ढंग से घटाते रहे तो जब 13वें स्टेप पे पहुंचे हम तो 25 में 25 घटा कर 0 आ गया। इसका अर्थ ये हो गया कि 169 के जब हम 13 स्टेप करने के बाद 0 प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हो गया कि 169 का जो वर्गमूल है वो 13 है। ठीक है, तो ये एक सरल विधि तो है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि अगर बड़ी संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना होगा तो इस प्रकार हम क्रमांगत विषम संख्याएं नहीं घटा पाएंगे, इतना जो है लेंदी हो जाएगा। तो सबसे जो विश्वसनीय और आसान विधि है वो है भाग विधि। ठीक है, तो किसी भी संख्या का हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो उदाहरण में आपको एक नंबर दिया था 1296, उसी को हम चेक करते हैं, क्योंकि हमने जो नियम बताए थे वो हमने फॉलो किए। इकाई में 6 है, दहाई में विषम संख्या है, योग 9 आया था, तो हमने कहा कि ये हो सकती है, तो चेक कीजिए करेंगे हम। तो √1296, तो इस ढंग से हम इस नंबर को लिखेंगे और दाहिनी ओर से जो है 2-2 के ग्रुप बना देंगे हम इसमें। अगर संख्याएं 5 अंक हैं तब भी हम दाहिने से ग्रुप बनाते हुए 2-2 के ग्रुप बनाएंगे और तीसरे को छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए 12 के लिए हमने स्क्वायर की टेबल पढ़नी है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो देख रहे हैं हम कि 4 4 जा 16 ज्यादा हो रहा है। जैसे भाग में करते हैं सामान्य टेबल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ग के पहाड़े पढ़ने हैं। तो देखो 3 3 जा 9 और इस 12 में से हमने 9 माइनस कर देना है। और जबकि यहाँ जो 3 3 जा 9 किया था तो 3 के नीचे हमने ये 3 दूसरा लिख दिया है। इनको हमने जोड़ना है और यहाँ घटाना है। तो यहाँ तो 12 में से 9 माइनस किया 3 हो गया और यहाँ 3 3 प्लस होकर के 6 हो गया। अब ये 3 डिवाइड नहीं होता है इस 6 से, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नंबर लिखना है, वही यहाँ भी लिखना है, वही यहाँ नीचे भी लिखना है। तो अब इस 96 को हमने नीचे उतार लिया तो 396 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये 61 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1, तो 61 1 जा 61 जो कि कम हो रहा है। फिर 62 से देखूंगा, फिर 3 से देखूंगा। इस ढंग से हम नंबरों को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि ये इससे डिवाइड नहीं हो गए। तो 6 अगर मैंने लिखा तो देखो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक, तो ये रिमाइंडर हमारे पास 0। यदि अभी भी डिवाइड नहीं होता, यहाँ नंबर बचते, तो हम इस 6 के नीचे 6 लिख देते और ये 6 6 जुड़ जाता 12 और 7 और 1 6 और 1 7, तो ये 72 हो जाता है। फिर इसको आगे बढ़ाते रहते, लेकिन अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया है। तो इसका अर्थ ये हो गया है 1296 का जो रूट है वो निकला हमारे पास 36। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे और इससे हमको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक दशमलव संख्या मैंने ली है। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 14,762.25। तो हमने अभी तक जो है पूर्ण जो संख्या थी उसको वर्गमूल निकाला। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनके लिए हम बाईं ओर से दाहिनी ओर ग्रुप बनाते हैं, जबकि जो अन्य संख्याएं हैं उनको दाएं से बाईं ओर ग्रुप बनाते हैं। तो 62 का एक ग्रुप बन गया, 47 का एक ग्रुप बन गया और एक खाली छूट गया, जबकि 25 का एक ग्रुप बना। अगर सपोज कीजिए दशमलव के बाद 3 अंकों तक दिया होता, जैसे हमारे पास 255 दिया हो मान लो दशमलव के बाद, तो 25 का एक ग्रुप बन जाता और 5 जो खाली छूट गया, फिर उसके आगे हम एक 0 लगा करके उसको डबल डिजिट में बना देते हैं, 50 बना देते हैं और उसका एक ग्रुप बना देते हैं। तो दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं उनको जोड़ा बनाने के लिए। तो अब फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 के लिए हम पूर्ण वर्ग देखेंगे कि ये 1 किसका पूर्ण वर्ग है। तो 1 1 जा 1, 1 के नीचे 1 लिखा, ऊपर भी 1 लिखा और 1 1 जा 1 यहाँ पर लिखेंगे। 1 और 1 क्या हो गया, जोड़ करके 2 हो गया और 1 और 1 माइनस होकर 0 हो गया। तो ये तो घट गया 0, जबकि ये 1 और 1 2 हो गया।
अब यहाँ पर देखेंगे 2 से 0 डिवाइड नहीं होता, तो फिर यहाँ से अगला जो पेयर है उतारेंगे। 47 हमने नीचे उतारा। अब ये 47 हो गया, ये केवल 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 2 जा लिखूँ, 2 लिखूँ तो 12, ये 22 हो जाएगा। 22 जो 2 जा 44। तो ये हमने, ये 47 था और ये उससे कम है 44, तो इसके नीचे 44 लिख दिया। फिर इसको माइनस किया तो 3 हमारे पास रिमाइंडर है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2 का 2, यानी कि ये 24 हो गया। फिर से हमें यहाँ पर कोई नंबर ऐसा लिखना है कि जिसकी टेबल हम यहाँ भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ 24 से कम है ये 3, फिर ये उतारेंगे अगला डिजिट, 62 उतारा, ये हो गया 362। अब देखिए 241 1 जा 241, ठीक है। तो एक ही बार डिवाइड हो रहा है, इसको माइनस किया, यहाँ तो जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, 242 हो गया, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 121 रह गया। अब यहाँ पर मैं कोई डिजिट लिखता हूँ तो फिर ये फिर से इससे बड़ी हो गई, यहाँ से जो है अब दशमलव ऊपर लगा करके आपने ये 25 नीचे उतार दिया। अब इसके इकाई में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, देखिए कोशिश करते हैं। तो हो गया, देखो 5 5 जा 25 का 5 और 5 2 जा 10, 12 का 2 कैरी 1, 5 4 जा 20, 21 का 1, फिर 5 2 जा 10 और 2 12। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, आपका डिवाइड हो गया है। इसका अर्थ यह हो गया कि इस नंबर का जो वर्गमूल निकला हुआ है 121.5। तो इस प्रकार हम भाग विधि से आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, जबकि उन जो हमने नियम अभी तक पढ़े हैं उन नियमों से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। जहाँ पर आपको प्रश्न नहीं आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।